हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में जो है यहाँ पर आज हम रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट होता है एकदम सेम टू सेम, वैसे ही ट्रांसफार्मर का होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेज आते हैं, जैसे रिएक्टेंस होता है, ईएमएफ होता है, तो यहाँ पर स्लिप का फैक्टर आ जाता है। स्लिप का फैक्टर इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग अर्थात इंडक्शन मोटर की जो रोटर होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो वो क्या करती है, रोटेट करती है, जबकि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी रोटेट नहीं करती है। तो वहाँ पर प्राइमरी फ्रिक्वेंसी और सेकेंडरी फ्रिक्वेंसी क्या रहता है, एकदम समान रहता है, जबकि यहाँ पर स्टेटर की फ्रिक्वेंसी रोटर की फ्रिक्वेंसी के बराबर नहीं रहता है रनिंग कंडीशन में। ठीक है, तो वो सारे चेंजेज आते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेशन हमारा आसान होता है तब, उसे समझने में आसानी तब होती है जब दोनों वाइंडिंग क्या रहे, मतलब स्टेटर वाइंडिंग और क्या कहते हैं रोटर वाइंडिंग हमारी क्या रहे, स्थिर रहे। लेकिन यहाँ पर रोटर वाइंडिंग क्या करती है, घूमती है। तो इसको सिंपल करने के लिए, ताकि हम इसमें इस इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकें, इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट में स्लिप के फैक्टर को हम हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं, कैसे नहीं हटाते हैं, उसके बारे में हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट रोटर सर्किट है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट रोटर सर्किट है, और क्या है हमारा सेकंड रोटर सर्किट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए कि रोटर के रनिंग कंडीशन में रोटर की फ्रीक्वेंसी एसएफ होती है। आपको पता है, सिंपल सी बात है, रोटर के रनिंग कंडीशन में आपको बताया गया है कि जो रोटर की हमारी फ्रीक्वेंसी होती है एफ आर बराबर एस इंटू एफ होती है कि नहीं। रोटर के रनिंग कंडीशन में रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी एस इंटू एफ होती है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि रोटर के रनिंग कंडीशन में रोटर की फ्रीक्वेंसी एस इंटू एफ होती है, जिसकी वजह से ईएमएफ तथा रिएक्टेंस में स्लिप का फैक्टर आ जाता है। सिंपल सी बात है, जब हमारा रोटर क्या रहता था, स्थिर रहता था, तो उस कंडीशन में हमारा जो रिएक्टेंस था, जो ईएमएफ था, वो E2 था, और रिएक्टेंस हमारा क्या था, X2 था। क्या उसमें कोई स्लिप का फैक्टर था, नहीं था। समझ में आया। अब जैसे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में है, हमारा रिएक्टेंस है, ईएमएफ है, तो क्या वहाँ पर कोई स्लिप का फैक्टर है, नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की स्थिर है। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर अर्थात रोटर हमारा क्या करने लग रहा है, घूमने लग रहा है, जिसकी वजह से उसमें स्लिप आ जा रहा है। उस स्लिप की वजह से लीकेज रिएक्टेंस में हमारा स्लिप का फैक्टर है, और ईएमएफ में भी स्लिप का फैक्टर है। अर्थात हमारी जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट सर्किट में एफ आर बराबर एस इंटू क्या हो जा रही है, मतलब एफ हो जा रही है। यहाँ पर एफ आर बराबर एस इंटू एफ लिया गया है। ठीक है, क्योंकि रोटर रनिंग कंडीशन में होगा तो उस कंडीशन में उसकी फ्रिक्वेंसी तो आपको यही होती है, आपको तो पता ही चल गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जबकि सेकंड रोटर इक्विवेलेंट सर्किट में ईएमएफ तथा रिएक्टेंस में स्लिप का कोई भी फैक्टर नहीं है, इसलिए रोटर के सेकंड सर्किट में रोटर फ्रीक्वेंसी को एफ लिया गया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए ये वाली सर्किट इस वाले सर्किट के एकदम सेम है, सर्किट में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। समझ में आया, सब कुछ आसान है, सब कुछ वही है। लेकिन यहाँ पर क्या कर लिया गया है, यहाँ पर देखिए X2 दिखाया गया, यहाँ पर R2 दिखाया गया। यहाँ पर यस को हम कहाँ पर रख दे रहे हैं, रोटर के रेजिस्टेंस के साथ रख दे रहे हैं। समझ में आया, अर्थात हम रोटर के मतलब स्लिप को कॉमन ले लिए हैं। जब स्लिप को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर देखिए ये फार्मूला हमारा जो दिख रहा है, यहाँ पे I2 बराबर E2 बटे क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर I2 बराबर आपको पता है कि करंट बराबर वोल्टेज बटे क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज तो आपका यस इंटू E2 है, तो यस इंटू E2 बटे क्या है, इम्पीडेंस आपको पता है R2 का स्क्वायर प्लस कोष्ठक में यस इंटू X2 का स्क्वायर। समझ में आया, क्योंकि देखिए अब इसमें ईएमएफ में और रिएक्टेंस में स्लिप का फैक्टर है कि नहीं, तो स्लिप का फैक्टर है, इसका मतलब है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी ली गई है, यस इंटू एफ ली गई है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी को केवल एफ के बराबर करना है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी रोटर के फ्रीक्वेंसी के बराबर करना है, तो उस कंडीशन में हमें करना क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब स्टेटर की फ्रीक्वेंसी रोटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी रनिंग कंडीशन में भी, तो अगर मतलब ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन ऐसा हमको करना पड़ेगा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, समझने के लिए। समझ में आया, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर यस इंटू E2 बटे अंडर रूट में इतना आ गया। अब यहाँ पे अगर हम फेज एंगल का मान निकालें, तो आपको पता है कि ये आपका लंबवत होता है, ये लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। तो टैन में जो है
हमारा लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, यस इंटू x2 बटे r2 हो गया। अगर यहाँ पे पावर का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए पावर में भी स्लिप का फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे भी स्लिप का फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे भी स्लिप का फैक्टर आ रहा है, यस इंटू E2 I2 cos φ2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, रोटर के रनिंग कंडीशन में हमारा पावर हो गया। अब यहाँ पर रोटर कापर लॉस की बात करें तो इसमें क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, अगर I2 करंट फ्लो कर रही है तो इसमें क्या होगा, रोटर कापर लॉस होगा। तो रोटर कापर लॉस I2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। समझ में आता है, ये हमारा क्या है, रोटर कापर लॉस है। अब आपको पता है पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं कि रोटर कापर लॉस बराबर होता है यस इंटू एयर गैप पावर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ये तब है जब एफ आर बराबर यस इंटू एफ लिया गया है। समझ में आया, एफ आर बराबर यस इंटू एफ लिया गया है। अब ध्यान से देखिए यही फार्मूला है, समझ में आया। अगर इसी में यस को हम क्या कर लें, कॉमन कर लें, यस को कॉमन कर लेंगे तो कॉमन करने के बाद जो है ऊपर वाला यस नीचे वाला यस का मतलब काउंटर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर यस था, यहाँ पर क्या था, यस था, और यहाँ पर भी यस था, यहाँ पर यस नहीं था। लेकिन जब हम कॉमन ले लेंगे, यस को कॉमन ले लेंगे नीचे से, तो यहाँ पर यस आ जाएगा और यहाँ पर यस आएगा, यहाँ पर यस आएगा, तो ये यस इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आया। तो जब ये कट जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पर स्लिप को क्या कर लिया गया है, कॉमन कर लिया गया है। तो जब स्लिप को कॉमन कर लिया जाएगा ना, तो हमारा स्लिप किसके साथ चलाएगा, रोटर के रेजिस्टेंस के साथ चलाएगा। समझ में आया, उसके हर में, रोटर के रेजिस्टेंस के हर में क्या हो जाएगा, हमारा स्लिप आ जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए क्या इस रिएक्टेंस, रोटर के रिएक्टेंस x2 और क्या E2 के साथ कोई स्लिप का फैक्टर है, नहीं है। तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी किसके बराबर हो गई है, एफ आर बराबर क्या है, एफ है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो गई है, एफ आर बराबर क्या हो गई है, एफ हो गई है। समझ में आया। तो अब यहाँ पे इसकी देखिए, अब यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, x2 हो गया। सिंपल सी बात है, R2 बाई यहाँ पर क्या हो गया, यस हो गया। भाई ये दोनों तो सीरीज में ही है ना, यहाँ पे भी ये दोनों सीरीज में थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x2 हमारा वेरिएबल था, यहाँ पर जो रोटर का रिएक्टेंस था ये तो हमारा वेरिएबल था, और यहाँ पर ईएमएफ भी हमारा स्लिप की वजह से क्या था, रोटर का ईएमएफ भी स्लिप की वजह से वेरिएबल था। लेकिन यहाँ पर क्या रोटर का ईएमएफ वेरिएबल है, क्या रोटर का रिएक्टेंस वेरिएबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्लिप है ही नहीं। जब स्लिप है नहीं तो यहाँ पर क्या है, ईएमएफ भी हमारा वेरिएबल नहीं है और रोटर का रिएक्टेंस भी हमारा वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल नहीं है तो इसलिए कैलकुलेशन हमारा क्या होगा, आसान होगा। अब यहाँ पर जो रोटर का रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल हो गया है, इसीलिए यहाँ पर वेरिएबल रोटर रेजिस्टेंस को दर्शाया गया है। यहाँ पर वेरिएबल रोटर रेजिस्टेंस को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। समझ में आया। अब वेरिएबल क्यों है, कारण क्या है, वेरिएबल होने का कारण क्या है बताइए। देखिए रोटर के रेजिस्टेंस में नीचे स्लिप आ गया तो सिंपल सी बात है, रोटर की जब स्पीड चेंज होगी तो सिंपल सी बात है स्लिप भी हमारा चेंज होगा। जब स्लिप हमारा चेंज होगा तो ये टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब टोटल रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, समझ में आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस को हम चेंज करके उसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ में आया। तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है, रोटर का रेजिस्टेंस है, ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, एक प्रकार का क्या हो गया, वेरिएबल पार्ट हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं क्या क्या आता है। देखिए ये दोनों क्या है, समान ही है। यहाँ पर स्लिप क्या कर लिया गया है, कॉमन कर लिया गया है। अब यहाँ पर ना तो स्लिप का फैक्टर E2 के साथ है और ना तो x2 के साथ है। समझ में आया। इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रोटर के, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के क्या हो गई, बराबर हो गई। अब कैलकुलेशन में क्या होगी, सुविधा हो गई। समझ में आया। अब उसके बाद थोड़ा देखते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद, ध्यान से देखिए। I2 बराबर E2 बटा इतना हो गया, स्लिप को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से स्लिप का फैक्टर हट गया। अब यहाँ पे φ2 का कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल सी बात है। तो φ2 बराबर tan इनवर्स, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आपका आधार है। तो लंब बटे क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। समझ में आया। तो x2 बाई R2 बाई क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यस ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि फेज एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो हमारा फेज डिफरेंस होगा, फेज एंगल होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया। अब यहाँ पे पावर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर पावर क्या था, पावर हमारा वेरिएबल था रोटर का, लेकिन यहाँ पर रोटर का पावर हमारा क्या है, फिक्स है। फिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर स्लिप का कोई फैक्टर ही नहीं है। जब स्लिप का कोई फैक्टर नहीं है तो यहाँ पर पावर हमारा क्या है, फिक्स है। तो अब इस कंडीशन में क्या हो गया, मतलब पावर E2 I2 इंटू क्या हो जाएगा, cos φ2। यहाँ पर यस इंटू E2 I2 और क्या हो गया, cos φ2 हो गया। समझ में आया। तो इतना हो गया, पावर का मान इतना आ गया। अगर यहाँ पर पावर लॉस की बात करें,
समझ में आया? पावर लॉस अगर एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर पावर देखिए, यहाँ पर रोटर कॉपर लॉस इतना आया था, लेकिन यहाँ पर हमारा लॉस कितना आ रहा है? यहाँ पर जो हमारा पावर आ रहा है I2 का स्क्वायर इंटू R2 बटे क्या आ जा रहा है? यस आ जा रहा है। समझ में आया? अब सोचिए कि क्या ये पावर वेरिएबल है कि नहीं? क्या ये पावर क्या है? वेरिएबल है कि नहीं? वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि इसमें स्लिप है ना। सिंपल सी बात है, जब स्लिप चेंज होगा तो हमारा स्पीड भी चेंज होगा। समझ में आया? जब स्लिप हमारा चेंज होगा तो हमारा स्पीड क्या होगा? चेंज होगा। तो इसका मतलब ये पावर क्या है? वेरिएबल है। तो जानते हैं ये जो पावर है इसमें दो पावर है। इसी पावर को एयर गैप पावर के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है कि स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप होता है, उसमें जो पावर होता है, उस एयर गैप में जो पावर होता है उसे कौन सा पावर बोलते हैं? स्टेटर का आउटपुट पावर बोलते हैं। समझ में आया? जो पावर रोटर के लिए इनपुट का काम करता है वही स्टेटर का आउटपुट होता है, और ये पावर क्या कहलाता है? एयर गैप कहलाता है। ये पावर हमारा क्या कहलाता है? एयर गैप कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो एयर गैप पावर है, आपको पता है कि एयर गैप पावर में दो पावर होते हैं। तो अब एयर गैप पावर रोटर के लिए किसका काम करेगा? इनपुट का काम करेगा। समझ में आया? एयर गैप पावर जो होता है हमारा वो रोटर के लिए इनपुट का काम करता है। तो रोटर के इनपुट में क्या आएगा? एयर गैप पावर आएगा। तो अब ये एयर गैप पावर रोटर में कुछ क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। कुछ कॉपर लॉस हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा? कॉपर लॉस हो जाएगा। और कुछ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रोटर को घुमाने में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब रोटर में कुछ मैकेनिकल पावर क्या हो जाएगा? डेवलप्ड हो जाएगा। समझ में आया? तो इस वाले पावर में क्या है? दो पावर है। एक तो रोटर कॉपर लॉस है और दूसरा क्या है? मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है। मैकेनिकल पावर क्या है? डेवलप्ड है। समझ में आया? मतलब मैकेनिकल पावर डेवलप होगा तभी तो रोटर हमारा क्या करेगा? घूमेगा। हमें आउटपुट शाफ्ट में जो मैकेनिकल पावर मिल रहा है, मैं उसी पावर की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आया? मतलब रोटर हमारा जो घूम रहा है, घूमने की वजह से जो मैकेनिकल पावर हमें मिल रहा है, मैं उसी पावर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है? दो पावर है। इसमें क्या है? दो पावर है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पर तो ये केवल कॉपर लॉस ही है। क्या है यहाँ पर? ये कोई वेरिएबल पावर लॉस है हमारा? नहीं है। ये तो रोटर कॉपर लॉस है। सिंपल सी बात है, R2 रेजिस्टेंस यहाँ पर है, I2 स्क्वायर R कर देंगे तो हमारा क्या होगा? रोटर कॉपर लॉस निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई वेरिएशन है नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है? वेरिएशन है। वेरिएशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्लिप है। इसका मतलब है क्या है? वेरिएबल पावर है। और ये पावर कौन सा पावर है आप बताइए? इस पावर को हम किस नाम से जानते हैं? एयर गैप पावर के नाम से जानते हैं। अब एयर गैप पावर कौन सा पावर होता है? स्टेटर का आउटपुट पावर। स्टेटर का आउटपुट पावर एयर गैप पावर होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि स्टेटर का आउटपुट पावर रोटर के इनपुट पावर के क्या होता है? बराबर होता है। स्टेटर का आउटपुट ही रोटर के लिए इनपुट होता है। तो अब यही पावर क्या कहलाता है? एयर गैप पावर कहलाता है। अब आपको पता है ये चीज़ पावर फ्लो डायग्राम में आपको अच्छे तरीके से बता दिया गया है कि एयर गैप पावर में दो पावर होगा। भाई सिंपल सी बात है, एयर गैप पावर बराबर रोटर कॉपर लॉस प्लस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। दो पावर होगा कि नहीं? तो यहाँ पर रोटर कॉपर लॉस हो गया, तो रोटर कॉपर लॉस हमारा तो ये हो जाएगा। अब प्लस जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होता है तो कौन सा मैकेनिकल पावर होगा? PM बराबर 2πNTG बटे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 60 हो जाएगा। यही तो हमारा क्या है? मैकेनिकल पावर है। इसके बारे में आप पहले भी क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्या, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या है? इस वाले सर्किट में ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल को आसानी के साथ हम लागू कर सकते हैं। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर लागू करने में, डायरेक्टली लागू करने में क्या होगी? असुविधा होगी। हमारा जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्या हो जाएगा? जटिल हो जाएगा। कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेटर की फ्रीक्वेंसी को रोटर की फ्रीक्वेंसी के साथ मतलब बराबर लेकर चलना पड़ेगा, तभी ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल को क्या हम क्या कर पाएंगे? अप्लाई कर पाएंगे। जबकि सेकंड रोटर इक्विवेलेंट सर्किट में ईएमएफ तथा रिएक्टेंस में स्लिप का कोई भी फैक्टर नहीं है, इसलिए रोटर के सेकंड सर्किट में रोटर फ्रीक्वेंसी एफ लिया गया है। समझ में आया? हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जबकि इंडक्शन मोटर में स्टेटर में फ्रीक्वेंसी एफ तथा रोटर में फ्रीक्वेंसी एस इंटू एफ होती है। आपको पता है, इसलिए ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल इंडक्शन मोटर में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल अप्लाई तभी कर पाएंगे जब रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी की क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ऐसी कंडीशन में
ऐसी कंडीशन में इंडक्शन मोटर को ट्रांसफार्मर के जैसा हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। जब हम रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर लेंगे तब हम इंडक्शन मोटर को ट्रांसफार्मर के जैसा ट्रीट करेंगे और एकदम टोटली कैलकुलेशन हम ट्रांसफार्मर के जैसा ही इसमें क्या करेंगे, करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं तो जानता ही हूँ। अगर जो नहीं पढ़ा है तो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट जो है मशीन फर्स्ट में पढ़ाया जा रहा है, जा करके उसको आदमी पढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल को अप्लाई करना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। इसलिए हम ये वाली कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली हमारी जो पावर है ये क्या है, मैकेनिकल पावर है। अब यहाँ पर मैकेनिकल पावर है, ये जो R2/S है ना, इसमें वेरिएशन है। ये तो कुछ पार्ट होगा कॉपर लॉस होगा, रोटर कॉपर लॉस होगा, और कुछ क्या होगा, मैकेनिकल पावर जो डेवलप्ड हो रहा है। इसमें 2 पावर है, इस वाले में कितने पावर हैं, 2 पावर है। समझ में आया। करंट तो भाई R2 हमारा पहले से ही रहेगा, लेकिन R2/S जो है इसमें 2 चीज़ है, एक तो रोटर कॉपर लॉस कराएगा, दूसरा एक मैकेनिकल पावर डेवलप करने के लिए इसमें यस का फैक्टर है। समझ में आया। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें 2 पावर है, एयर गैप पावर और रोटर कॉपर लॉस, और क्या है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। तो आज का क्लास यहीं तक। आगे जो है इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में और डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।